हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 2 के साथ, जिसका नाम है द फर्म, स्टेक होल्डर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजन इश्यूज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स सी द कंटेंट। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, फिर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, देन वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, फिर है गोल्स ऑफ रियल वर्ल्ड फर्म्स, फर्म्स कंस्ट्रेंट्स, बेसिक फैक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज इंक्रीमेंटल कंसेप्ट, फिर है हमारे पास इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, फिर है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, then opportunity cost principle, invisible hand, summary, and then questions. Okay, now let's get started. Okay, now you all know कि एक फर्म का फंक्शन क्या होता है। करेक्ट, क्या होता है एक फर्म का फंक्शन? कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स को ले, उनको प्रोसेस करे एंड उससे क्या बनाए, आउटपुट्स बनाए। करेक्ट, क्या करे, इनपुट्स को ले, प्रोसेस करे और उससे आउटपुट्स बनाए, है ना। और इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है बिटवीन द कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड्स एंड द फर्म। ठीक है, अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमको बताता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड्स एंड फर्म, कि कंज्यूमर फर्म पे और फर्म कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ यू गाइस कैन सी हियर कि हाउस होल्ड्स दे रहे हैं हमको फैक्टर्स। क्या दे रहे हैं हमको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। आप इसको लेबर मान लीजिए जैसे कि, ठीक है, क्या दे रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेबर। ठीक है, नाउ दे आर गिविंग लेबर टू द फर्म, और फर्म उसके रिटर्न में क्या दे रहा है? वेजेस यानी कि इनकम दे रहा है हाउस होल्ड को। ठीक है, नाउ इनकम दे रहा है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उनको प्रोसेस किया और आउटपुट में बनाया। आउटपुट में क्या बना दिया? गुड्स। गुड्स फर्म ने किसको दे दिए? फिर से हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अब फ्री में तो वो नहीं देंगे। जब उन्होंने हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था तब इनकम दी थी ना, वेजेस दिए थे। तो अब जब गुड्स वो देंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको, तो वो क्या लेंगे? उनकी स्पेंडिंग्स ले लेंगे। अब इस तरह से जो कंज्यूमर और फर्म्स होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट। ओके, नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये सबसे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है फर्म का। ठीक है, और हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? प्रॉफिट कैसे, क्या होता है? कॉस्ट में, जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। ठीक है, सबसे ट्रेडिशनल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, बाकी देखते हैं अब हम। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, मतलब सेल्स इंक्रीज करना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना, ग्रोथ करना अपनी फर्म की। ठीक है, मैनेजर की यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं उसको इंक्रीज करना। इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, कि मैनेजर जो चाहता है, यानी कि या तो वो सैलरी मांग रहा है या अपनी सेल्स मांग रहा है, ठीक है, या रिकॉग्नाइजेशन वो मिले जिससे उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो। ओके, फिर मेकिंग अ सेटिस्फैक्टरी रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स एक सेटिस्फैक्टरी रेट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा हो। लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ फर्म, शॉर्ट रन में ये ठप ना हो जाए, लॉन्ग रन तक चलती रहे। एंट्री प्रिवेंशन एंड रिस्क अवॉइडेंस, मतलब जो नए हमारे पास कंपटीशन में आ रहे हैं, फर्म्स आना चाहते हैं, उनकी एंट्री पे प्रिवेंशन लगाए। ठीक है, और ताकि हमारा जो रिस्क है उनके आने से, कंपटीशन इंक्रीज होगा ना उनसे, तो रिस्क है वो क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, या अवॉइड हो जाए। नाउ लेट्स सी प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब this accounting or business profit is what we is reported in publications and in the quarterly and annual financial reports of business. अच्छा, we have two kind of profits. One is economic profit, one is accounting profit. ठीक है, one is economic and one is accounting. जो तो accounting profit होता है वो हम क्या लेते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट्स में वही आता है। ठीक है, वो हम क्या दिखाते हैं? थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए करते हैं इसको। सेकेंड या थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए हम क्या रखते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या रखते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? वो अदर कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता है और डिफाइन करता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी। इकोनॉमिक प्रॉफिट हमको अपने सेल्फ के लिए होता है, सेल्फ फर्म के लिए होता है, ताकि फर्म को पता चले अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल ग्रोथ के बारे में। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से जब हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करते हैं। नाउ लेट्स सी अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट में कैसे होता है कैलकुलेट। अच्छा, सेल्स आते हैं, उसमें से हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या बचता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से जब हम अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि बाहर जो दे रहे हैं, यानी कि जैसे वेजेस हो गया थर्ड पार्टी को, ठीक है,
वेजेस हो गया, सॉरी अदर पार्टी को दे रहे हैं, वेजेस सैलरी हो गया, तो वो माइनस कर देंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और उसमें से भी जो हम इम्प्लिसिट यानी कि अपनी सेल्फ का जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अपने रिसोर्स लगाने की, उसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, नेट इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, नाउ वील अंडरस्टैंड द टर्म्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है हमारे पास, जो हम बाकी पार्टीज को पैसे दे रहे हैं अदर देन सेल्फ, जैसे कि हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, और रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रहे हैं, मटेरियल पे कॉस्ट दे रहे हैं, वो सब क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम बाहर दे रहे हैं, सब कुछ जो पैसा लगा रहे हैं बाहर, ठीक है, जो बाहर जा रहा है पैसा। ओके, नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जो हम ऑलरेडी ओन कर रहे हैं फर्म रिसोर्स उसकी, ठीक है, और जो बिजनेस में यूज हो रहा है फर्म की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल, आप अपना एक फर्म का फैक्ट्री है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी ऑलरेडी जो ओन कर रही है लैंड उस पर, ना जो वो लैंड है उसका आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी अपनी है, करेक्ट, तो उसको जो नहीं देना पड़ेगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी कि जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है बाहर को जो आपको मिलेगा उसको डिवाइडेड बाय गेन, उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, हमारी जो भी लैंड का हमारे पास जो रेंट वगैरह आएगा वो सब क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेसिक। अब इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, एक टर्म बताते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंस रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और उनके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन ऑफ गुड को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि दूसरी प्रोडक्शन ऑफ गुड ज्यादा हो सके। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी मूवी को देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, अब अगर आप उस पैसा और टाइम को उस मूवी को देखने की जगह एक बुक रीड करने में लगा देते, ठीक है, तो क्या हो जाता, ऑल्टरनेटिव क्या है आपका यहाँ पे, उस मूवी को देखने की जगह बुक रीड करते हैं, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या हो गया इसमें, नाउ यू कैन सी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, बुक को रीड करना, और हमने गेन क्या किया है, मूवी को देखना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, हर ऑब्जेक्टिव, हर फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो वैल्यू को मैक्सिमाइज करे अपनी। अच्छा, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वेल्थ, क्या होता है, वेल्थ, वेल्थ ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज करे, ये होता है हर फर्म का ऑब्जेक्टिव। और वो कैसे फर्म की इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, जब हम अपने जो सारे के सारे जितने भी फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमारी फर्म की क्या होती है, वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स फर्म क्या करती है, अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करती है ताकि उनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, अब नाउ यू गाइस कैन सी है कि यहाँ लिखा है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसको, वो इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन सी एन अपॉन वन प्लस आर एन। सी का मतलब यहाँ प्रॉफिट से है, ठीक है, वन प्लस आर, आर हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, यहाँ पर क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिखा है वो भी कह सकते हैं, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, सी एन इज द प्रॉफिट, एन मतलब पीरियड। ठीक है, अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, या अच्छा टी आर, टी आर टी था यहाँ, माइनस टी सी टी था, टी आर टी यहाँ पे छिप चुका है, आई एम रियली सॉरी, कट चुका है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड से समझाती हूँ ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, करेक्ट। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन, है ना, एन था यहाँ पे, एन इज इक्वल टू सी एन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर, और यहाँ पे भी एन, करेक्ट। तो समीशन का मतलब होता है टोटल सम, तो इसका मतलब इस टर्म का मतलब क्या है, समीशन, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, समीशन इसका मतलब क्या है कि सी वन जो वन पीरियड पे वन प्लस आर वन, इसको प्लस सी टू वन प्लस आर टू, ठीक है, टिल सी एन, जब तक का पीरियड बताया गया होगा तब तक का, अपॉन ये क्या है, एन। तो इनको जब टोटल करते हैं तो हम इसको बोलते हैं समीशन सी एन अपॉन वन प्लस आर एन। ठीक है, अच्छा, तो इसको तो ये बोलते हैं।
अच्छा, तो सी का मतलब यहाँ क्या था? प्रॉफिट। ठीक है। आर यहाँ पर था हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या था? डिस्काउंटिंग रेट। एन था हमारे पास टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए बोला गया है। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था एक और फॉर्मूला है, वो आपको थोड़ा इजी है। वो सेम ही फॉर्मूला है। पी का मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। करेक्ट। और उसमें से बस उसको 1+R कर दिया यहाँ पे, और यहाँ एन लिख दिया। यहाँ पे टोटल कॉस्ट उस टाइम की, इस टाइम की समीशन। सेम फॉर्मूला हो गया। बस ये थोड़ा इन्होंने इलेबोरेटेड फॉर्मूला लिख दिया कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाकी स्लाइड्स। अब मुझे लगता है अब सबको समझ आ गया होगा कैसे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। अच्छा, अब हमारे पास एक और फिलोसोफर आ गए इसमें, बॉमुला। क्या आ गया? बॉमुल। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि ज्यादातर मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करे। क्या करे? सेल्स को इंक्रीज करे। ठीक है। अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म इज इंक्रीजिंग, कि हमारी सेल्स ज्यादा है। और से इसका मतलब क्या है कि लोग हमको प्रेफर कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन में हम आगे हैं। ठीक है। हाउएवर एक लॉन्ग रन में सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमको सेम ही ऑब्जेक्टिव बनाता है। ठीक है। अगर सेल्स इंक्रीज होगी हमारी थोड़ा थोड़ा करके, तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी क्या होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है। अच्छा, अब एक और इकोनॉमिस्ट थे, रॉबिन मैरिस। कौन थे? रॉबिन मैरिस। वो क्या कहते हैं कि ओनर और मैनेजर के डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, मतलब डिफरेंट सेटिस्फैक्शन फंक्शन होते हैं जो उनको मैक्सिमाइज करने पड़ते हैं। ठीक है। मैनेजर की यूटिलिटी मानते हैं यूएम, और ओनर की मान लेते हैं ये यूओ। अच्छा, अब ओनर की यूटिलिटी कैसे मिल रही है इनको? ओनर की यूटिलिटी मिल रही है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है, कैपिटल बढ़ रही है तो, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो, और मार्केट में शेयर बढ़ रहा है तो ओनर की यूटिलिटी बढ़ रही है, ओनर खुश हो रहा है, सेटिस्फाइड है। और मैनेजर की यूटिलिटी कैसे बनती बढ़ती है कि सैलरी अच्छी मिल रही है, ठीक है, जॉब में सिक्योरिटी है, रिकॉग्नाइजेशन है तो, जॉब में पावर है हमारे पास, और तो प्रेस्टीज है, स्टेटस है, तो क्या हो रही है? मैनेजर की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मैनेजर सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं गोल्स ऑफ रियल वर्ल्ड फर्म्स। अच्छा, एक रियल वर्ल्ड में क्या क्या अलग गोल्स भी होते हैं एक फर्म के, वो जानते हैं। सबसे पहले क्या है? गुडविल या रेपुटेशन चाहिए फर्म को। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सेल इंक्रीज हो रहा है, नो 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 नो, दे आल्सो वांट गुडविल एंड रेपुटेशन। अच्छा, सेल्स तो हमारी कोई ऐसे लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उसकी भी अगर देखे जाए तो हमारे इंडिया में, हमको पता है इंडिया में अच्छा जो गरीब है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिचेस। रिचेस बहुत कम सेक्शन है, मिडिल क्लास ओके ओके सेक्शन है, और पुअर हमारे पास ज्यादा आते हैं। करेक्ट। तो जो पुअर है वो हमारे पास ऑब्वियसली बात है इंफीरियर गुड्स लेंगे, जो सस्ते होंगे वो लेंगे, है ना। सस्तों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उनकी सेल्स क्या इंक्रीज होगी? सेल्स नहीं चाहिए हमको, हमको अब क्या चाहिए? इसमें क्या बोलते हैं? गुडविल। मतलब हमको अपनी रेपुटेशन भी बढ़ानी है, जैसे टाटा बिरला, ठीक है, इनकी है, हमको अपनी रेपुटेशन भी बढ़ानी है, ये कहते हैं। अच्छा, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, वही आ गया हमारे पास, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमको ऑलरेडी पता है, जो ट्रेडिशनल हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ इन अर्निंग, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स की अर्निंग है उसमें ग्रोथ है। ठीक है। शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो बढ़ाना, जो अर्निंग पर शेयर है उसको बढ़ाना। अटेनिंग अ स्पेसिफिक रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, कि एक स्पेसिफिक रिटर्न ऑन कैपिटल, कि ये ना हो कि कभी कम हो रही है कभी ज्यादा, कभी कम फिर कांस्टेंट, कभी हो ही नहीं रही। नहीं, हमको स्पेसिफिक रिटर्न मिल रही है कैपिटल पे, वो करना। प्राइस ऑफ फर्म के स्टॉक को का प्राइस क्या करना? इंक्रीज करना। उससे भी हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होती है। ग्लोबल या स्टेटलेस कॉर्पोरेशन, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल भी जाना, इंटरनेशनल भी जाना। ठीक है। इंक्रीज मार्केट शेयर, इतना नहीं पूरा मार्केट को कैप्चर करना, सिर्फ थोड़ी सी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ हमको मार्केट में नहीं चाहिए, हमको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। सिर्फ अगर प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं मेन के लिए तो नहीं, मेन की नहीं, सिर्फ मेन वाली मार्केट नहीं, हमको वुमन और चिल्ड्रन वाली मार्केट को भी कैप्चर करना है वो। ओके। ठीक है। नाउ अगला देखते हैं हम, फर्म्स कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं जो फर्म्स को फेस करनी पड़ती हैं एक मार्केट में, इंडस्ट्री में? ठीक है। पहला है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब वी ऑल नो कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। करेक्ट। तो
अब क्या आ जाएगा, वो ये है, तो ये तो नहीं है कि वो जो मर्जी आए जब मर्जी आए रिसोर्सेज को कैसे भी यूज कर रहे हैं। नहीं, उनको वेस्टेज कम करनी पड़ेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। तो ये होता है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, कि उनको अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, वेस्टेज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, लीगल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक इंटरनेशनल, उनको वहां के जो लीगल लीगल जो बोला गया है टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन्हीं जो लीगल कंडीशंस है उन्हीं के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से इलीगल काम कर रहे हैं, नो नो नो, दे कैन गेट सूड फॉर दैट। ठीक है, उनको जो लीगल है वही काम करना है, इलीगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये है मॉरल कॉन्स्टेंट। अब दे आर नॉट इलीगल बट दे आर मॉरली एथिकल बिलीफ्स जो होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर एक छोटी बच्ची गिर जाती है तो आपके, दिस इज नॉट इलीगल कि आपको नहीं उठा रहे हो तो वो इलीगल है, नो, दैट इज नॉट इलीगल। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची गिर जाती है तो इट इज योर मॉरली, आपको लगता है ना कि नहीं हमको उठाना चाहिए, पूछना चाहिए आई यू ऑल राइट, करेक्ट। ये क्या हो गया, मॉरल कॉन्स्टेंट्स, कि आपको खुद को लगता है कि ये गलत है ये सही है। ठीक है, दिस इज मॉरल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, अच्छा अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप किसी के साथ हैं। अब ये फर्म्स क्या होती है, डिफरेंट फर्म्स होती है हमारी इंडस्ट्री में। तो जो हमारे पास फर्म्स हैं उनका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ कि वी आर नॉट गोइंग टू रेज, एग्जांपल बता रही हूँ, कि कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ कि वी आर नॉट गोइंग टू रेज द प्राइस इससे ज्यादा। ठीक है, और क्या आप कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट इससे ज्यादा करेंगे तो दे कैन गेट सूड। ठीक है, आपको पनिशमेंट होगी। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। लेट्स सी बेसिक फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का कंसेप्ट आता है इसमें हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक फर्म जो होती है ना उसमें जो मैनेजर होता है वो डिसीजन मेकिंग में क्या चाहता है कि हमेशा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट से। ठीक है, अब समझते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, वो क्या होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है इंक्रीमेंटल, इसमें क्या होता है चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, वो क्या होगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा अगली लाइन लिखिए, अ मैनेजर ऑलवेज डिटरमाइंस द वर्थ ऑफ अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, नॉट विद द डायग्राम बट विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड। ओके, अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंटल कंसेप्ट। तो मैंने इसमें हमारे पास था एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक था हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, करेक्ट। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, उन्होंने बोला था चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इसको सिर्फ आउटपुट भी लिख सकते हैं हम, करेक्ट। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में क्या था, चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट ही, करेक्ट। अच्छा, तो आपको ये क्या, ये जो मैंने आपको दो बताए हैं ये आपको किसी और कंसेप्ट की तरह लग रहे हैं, किसकी तरह लग रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की तरह लग रहे हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की तरह, बिल्कुल सही लग रहे हैं आपको, ये वैसे ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब एक मैनेजर क्या चाहता है, हमेशा जो रेवेन्यू हो वो ज्यादा हो कॉस्ट से। जैसे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू चाहते हैं ना कि ज्यादा हो मार्जिनल कॉस्ट से, उसी तरह से मार्जिनल सॉरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी चाहते हैं कि ज्यादा हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट से। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ अ टेबल। अच्छा मान लो आई सी, सॉरी जो कॉस्ट है और रेवेन्यू यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आउटपुट ले लेते हैं। जब 1 था तो कॉस्ट हमारे पास थी 5, फिर 10 बन गई, फिर 15 बन गई, फिर 20 बन गई। ठीक है, अच्छा, और जब हमारे पास रेवेन्यू है वो बन गया, पहले था हमारे पास 10, फिर बन गया मान लो 12, फिर 15, फिर बन गया मान लो सॉरी 20, 22, 25 एंड 30। ठीक है,
अब हमारे पास मैंने आपको बताया था, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 4 8 सॉरी 6 और 8। ठीक है, ये क्या हो गया आउटपुट 2468, और ये क्या होगी कॉस्ट। अच्छा अब हम लेते हैं सिर्फ, क्या लेते हैं, ये वाले ये वाले को लेते हैं। मैंने आपको बताया इंक्रीमेंटल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट देखते हैं कितना हो रहा है, चेंज इन कॉस्ट 5 का हो रहा है और चेंज इन आउटपुट 2 का हो रहा है। तो इसको करेंगे आप, क्या बन जाएगा 2.5, करेक्ट। ठीक है, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखें तो चेंज इन रेवेन्यू, तो ये भी इतना ही है, तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इसको मान लो 30 की जगह 38 लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, चेंज इन रेवेन्यू कितना होगा 13 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट कितना है 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 6.5। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें, मैंने आपको इतना बता दिया है, ठीक है। अच्छा तो आई सी कितना है 2.5, आई आर कितना है 6.5। मैंने आपको बताया हमेशा एक वो क्या चाहता है कि आई आर ग्रेटर हो आई सी से, हमेशा मैनेजर क्या चाहते हैं ये हो। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं 6.5 है हमारे पास आई आर, और वो आई सी कितना है 2.5। तो यहाँ पे मैनेजर क्या बोलेगा, ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिसीजन मेकिंग करता हूँ, क्योंकि ये वाला क्या है, ये हमारी कंडीशन जो है मैं इसको मानता हूँ कि ओके है कंडीशन। ठीक है, हमेशा इस कंडीशन पे काम करता है। और अगर आई सी इज ग्रेटर देन आई आर होगा तो ये कभी भी इस कंडीशन पे काम नहीं करता है, सिर्फ जब ये कंडीशन होती है तभी काम करता है। ठीक है, बिकॉज हर हमारे पास जो भी मैनेजर के जो भी हमारे पास वो होगा, वो क्या ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा हो एज कम्पेयर टू कॉस्ट। तो ये तो नहीं चाहेगा कि कॉस्ट ज्यादा हो, सबके जाएंगे रेवेन्यू ज्यादा हो। ठीक है, आई आर इज ग्रेटर देन कॉस्ट में हमारे पास डिसीजन मेकिंग होगी, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ आई होप आप सबको इंक्रीमेंटल कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो भी हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट्स होते हैं ना, वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, जो भी मार्जिनल बेनिफिट्स पर यूनिट ऑफ कॉस्ट मिलता है, चाहे प्रोड्यूसर को चाहे कंज्यूमर को, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ऑफ गुड ए एंड गुड बी। ठीक है, अच्छा it states that different rational makers would allocate or hire his resources in such a way that the ratio of marginal returns and marginal cost of various uses of given resources of various resources in a given यूज इज द सेम। मतलब मार्जिनल हमारे पास जो भी बेनिफिट्स आएंगे पर यूनिट का वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा अब आगे देखते हैं, कंज्यूमर्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी यूज होता है, वी ऑल नो। और प्रोड्यूसर्स के लिए हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट यूज होता है, क्या होता है एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, नाउ कंज्यूमर के केस में marginal utility of one upon marginal cost of one is always equal to the marginal utility of second and marginal cost of second। ठीक है, and it goes until mc n upon mc सॉरी mu n upon mcn। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स के केस में क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वन डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट टू डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इनपुट marginal cost of second। okay, now let's understand this with the help of fight code। इसमें क्या होता है, इनकेस अगर एक ज्यादा है कम है तो कैसे हम टैकल करेंगे वो बताती हूँ। ठीक है, ओके तो हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोड्यूसर में क्या होता है हमारे पास कि एमआरपी यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वन अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एमआरपी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड। ठीक है, टिल ये क्या होता है एन तक, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट तक। ठीक है, ये भी क्या टिल एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा तो अब अगर क्या हो जाए कि कंज्यूमर के टाइम पर क्या हो कि एम यू वन अपॉन एम सी वन इज ग्रेटर देन एम यू टू अपॉन एम सी टू हो जाए, तो क्या होगा,
अब इसका मतलब तो ये है ना कि यूटिलिटी, इसकी क्या है, यूटिलिटी क्या है, बड़ी है, और इसकी यूटिलिटी क्या है, कम है। करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन इज, इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसको ज्यादा कंज्यूम करा, इसकी कंजम्पशन क्या हुई, बड़ी। ठीक है, इसकी वजह से, अच्छा नाउ अगर आप एक प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करेंगे तो उसकी क्या होता है, आप बोलते हो ना, एक बार मोमो खाते हो तो आप बोलते हो वाह नाइस, अच्छा हफ्ते में आप 2 बार खाने लग गए तो आप बोलोगे चलो ठीक है। अब आप हर हफ्ते में आप उसको हर दिन खा रहे हो तो आप बोलेंगे ना ठीक ही है, एक बार किलो जाएगा बस अब नहीं खाना, है ना। तो वही है कि अब उसकी यूटिलिटी, अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो उसकी, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, mu1/mc1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा mu2/mc2 के। ठीक है, अच्छा ये तो कंज्यूमर का केस है, प्रोड्यूसर के केस में क्या होगा, अब यहाँ कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा प्रोड्यूसर के केस में क्या है, mrp1/mc1 जो है इज ग्रेटर देन mrp2/mc2। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है इसका रेवेन्यू ज्यादा है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसका रेवेन्यू ज्यादा तो इसको ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसका सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। अब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, लोग चलो एक बार के लिए खरीद लिया, 2 बार खरीद लिया, 3 बार, बार बार तो नहीं खरीदेंगे, तो इसकी क्या, इसकी वजह से क्या होगा, इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली mrp1/mc1 इक्वल टू हो जाएगा mrp2/mc2 के। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट उसके साथ, टॉपिक के साथ, जो है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमको सबको पता है कि अच्छा जो आज मनी की वैल्यू है वो हमारी परसों तो नहीं रहेगी, परसों तो बहुत जल्दी बोल दिया, जो आज मनी की वैल्यू है वो 10 साल बाद तो वो नहीं रहेगी। मतलब आज जो 10 रुपए की वैल्यू है, 10 रुपए से आप एक कुरकुरे का पैकेट ले सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद तो आप उस कुरकुरे का पैकेट नहीं ले पाएंगे 10 रुपीज से। करेक्ट। अच्छा वैसे ही जो हम 1956 ले लीजिए, वहां पर जब हम, हमारे पास 100 रुपीज हुआ करते थे तो इट वॉज बहुत ज्यादा मनी। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में 100 रुपीज इज लाइक नथिंग टू अस। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एज द टाइम गोज बाय। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कम होता है जैसे जैसे टाइम क्या होता है, जाता रहता है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ रूपी टू बी रिसीव्ड in the future is not worth a rupee today. Therefore, it is necessary to have techniques for measuring the value today, that is present value of rupee to be received or paid at different points in the future. ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला जो सेम आपको उस टाइम बताया था आपको, ठीक है, वही है, क्या है कि जो भी हमको अभी पैसा मिलेगा, सी एन वो होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+r, और उसके ऊपर एन यानी कि टाइम पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अभी आपने पहले किस में पढ़ा था, आपको याद है, हमने किस में पढ़ा था ये, जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे कि हमको प्रॉफिट आगे की कैलकुलेट करना है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में पढ़ रहे थे ना, कि हमको फ्यूचर की जितने भी प्रॉफिट्स है उनकी आज की वैल्यू निकालनी है ना। तो वही फॉर्मूला को हम, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा, प्रॉफिट्स इज द कैश इनफ्लो, उन सबकी वैल्यू जब निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसमें भी हमको प्रॉफिट की आज की वैल्यू पता चलती है, इससे भी हमको जो भी हमारे पास हम ऊपर कैश फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो रखेंगे उससे हमको पता चलेगा उसकी वैल्यू आज कितनी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है किसी भी चीज की, वो क्या होता है, रिटर्न दैट कैन बी हैड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, कितना सेक्रीफाइस किया डिवाइडेड बाय जो गेन किया वो। ठीक है, अब मान लो एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है वीट, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, पोटैटो भी, सेम फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अच्छा देयरफॉर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर उसमें 1 क्विंटल हमारा वीट का उगाना है तो उसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पोटैटोज। तो अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होगी, और किसका सेक्रीफाइस कर रहा है, आउटपुट, यानी कि पोटैटो के आउटपुट का, डिवाइड किससे करेंगे, वीट से। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए
नाउ देयर इज वन डायग्राम गिवन हियर, एज यू गाइस कैन सी, ये क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो कर रहा है। अच्छा, जो आप देख सकते हैं 26 से 32 के बीच में देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। ये डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेक्रीफाइस जो हो रहा है। अच्छा पहले मान लीजिए, अच्छा सिंपल आप देखिए, पहले डायग्राम है हमारे पास, एक तरफ कंज्यूमर एक तरफ कैपिटल गुड्स। एक प्रोड्यूसर सोच रहा है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों बनाऊंगा। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो क्या होती है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें जो भी डिफरेंट हमारे पास कहीं पे भी आप डॉट लगाएंगे ना, वो हमारे पास डिफरेंट हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड का बना सकते हैं। इसमें हमने दो कॉम्बिनेशन लिए, 1 और 2। अच्छा, वन कॉम्बिनेशन जब हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिया तो हम 32 कंज्यूमर गुड्स ले रहे थे, बना रहे थे, और 19 कैपिटल गुड्स। अब हमने सेकेंड ले लिया तो हम इसमें 26 कंज्यूमर बना रहे हैं एंड कैपिटल 32 बना रहे हैं। ठीक है। अब नाउ यू गाइस कैन सी कि 1 से 2 में जाने में कितना सेक्रीफाइस किया हमने, गुड कंज्यूमर गुड का कितना, 26 से 32 यानी कि 8 यूनिट्स का। अच्छा, और हमने गेन कितना किया, 19 से 32 यानी कि 13 यूनिट्स का, करेक्ट। कितना, 13 यूनिट्स का। अच्छा, अब आप लोग कह रहे हैं, अब बताइए इसमें सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। सेक्रीफाइस कितना हुआ, 8 यूनिट का, डिवाइड गेन कितना हुआ हमारे पास, 13 यूनिट्स का। तो 8 डिवाइडेड बाय 13 हमारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये डायग्राम भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो वो कैसे बनती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने बनाया एक डायग्राम। अच्छा, ये मैंने आपको बताई थी, जो ये लाइन होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी दिखाती है जो कर्व, कि क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सकता है, मतलब ऑल्टरनेटिव दिखा रही है बेसिकली, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाती है जो। ठीक है। अब मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एक हमारे पास कंपनी है, वो क्या बना सकती है, एक तो बना सकती है वो पोटैटो चिप्स चिप्स बना सकती है लेस के। ठीक है, या वो क्या बना सकती है, फ्रेंच फ्राइज बना सकती है, उस पोटैटो से क्या बना सकती है, फ्रेंच फ्राइज बना सकती है। ठीक है। अच्छा, तो अब मान लीजिए पहले वो क्या करती थी, इतने तो चिप्स बनाती थी और इतने फ्रेंच फ्राइज बनाती थी। ये ए ले लेते हैं, ए वाला कॉम्बिनेशन ये है। अब उसने क्या किया, अब वो कम चिप्स बनाने लग गई लेकिन फ्रेंच फ्राइज ज्यादा बनाने लग गई, और बी कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, और इसको बोल देते हैं C1, इसको C2। ठीक है। नाउ यू गाइस कैन सी हियर कि हमारे पास इतना तो कम हो रहा है ना, इतना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जब ए से बी के उसमें जाएगी, ठीक है, यानी कि ये जो वाला बॉक्स है ये कम हो रहा है, और गेन क्या कर रहा है वो, ये वाला बॉक्स गेन कर रहा है। ठीक है, कौन सा बॉक्स गेन कर रहा है, ये बॉक्स क्या है, गेन है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, गेन, और ये क्या हो गया, लॉस, या फिर बोल सकते हैं सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, यानी कि C1 माइनस C2 जब हमने करा तो जो हमारा निकला वो क्या हो गया हमारे पास, सेक्रीफाइस। क्या हो गया वो हमारे पास, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस ऊपर क्या आएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय गेन, क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या, गेन है, यानी कि F1 माइनस, सॉरी F2 माइनस F1। ठीक है, ये क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अगर आप ऐसे ही इसमें हमको वैल्यूज दे देते हैं, यहाँ हमारे पास 15 है और यहाँ 25 है, मान लीजिए वैल्यूज। अच्छा, और यहाँ हमारे पास था 30, और यहाँ मान लीजिए आप 45। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बन गई हमारी, डिफरेंस कितना है हमारे पास सेक्रीफाइस में, 10 का। ठीक है, 10 का डिफरेंस ऊपर आ गया, और इसमें कितना है, 15 का। ओके, तो अब हम इसको जब डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा, इसको हमने लिख दिया 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। ठीक है, यानी कि 2/3 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम,
6.666 आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे क्या निकलती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है। Okay. अच्छा, अब मैं आपको एक और इसमें पीपीसी का कंसेप्ट भी बताती हूँ जो हम इसमें देख ही रहे थे। मैंने अब आपको बताया कि जब हमने ये डायग्राम प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो एक ये जो लाइन थी वो मैंने आपको बताया क्या थी, पीपीसी। ये क्या बताती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताती है। अगर इस यहाँ पे मान लो ए गुड है और यहाँ बी गुड है, ठीक है, इस लाइन पे आप जो मर्जी भी कॉम्बिनेशंस ले लीजिए, वो सारे आप इनके प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपने चाहे ये इधर कॉम्बिनेशन ले रुकिए, आपने चाहे यहाँ कॉम्बिनेशन ले लिया, चाहे यहाँ कॉम्बिनेशन ले लिया, चाहे यहाँ ले लिया, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इस लाइन पे। इस लाइन पे कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्टिमम हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज हो रहा है। और अगर इसके अंदर यहाँ पे हम कहीं पे भी पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे, 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 कहीं पे भी इसके अंदर इस एरिया में कहीं पे भी पॉइंट्स ले लेंगे, तो वो क्या होगा, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या है, या फिर नॉट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है इसके अंदर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, उसी हिसाब से अगर हम इसके बिल्कुल बाहर ले लें, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पूरे इसमें, यहाँ 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 कहीं पे भी, यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर यहाँ 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 कहीं पे भी लें तो क्या होगा, अब ये जो होंगे हमारे पास ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे। क्यों होंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी फुल यूटिलाइजेशन के बाद इतना हो रहा है, अब वो रिसोर्सेज को अब इतने ज्यादा रिसोर्स कहाँ से लाएं कि ये जो बाहर के इनको कर सके। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सारे को यूज करने के बाद हमारे पास यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इससे ज्यादा वालों के लिए ज्यादा रिसोर्स चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो ये क्या होंगे, अनअटेनेबल। ठीक है, अब सबको समझ आ गया मुझे, होप्स हो कि पीपीसी कैसे कैसी होती है, कैसे वर्क करती है। अंदर वाले ये जो यहाँ होंगे वो क्या होंगे, जिसमें नॉट फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। जो इस लाइन पे होंगे उसमें ऑप्टिमम यूज हो रहा है। जो इसके बाहर होंगे वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको अभी व्हाइट बोर्ड की हेल्प से समझाया था कि जो तो इस डायग्राम में जो ये रेड लाइन यहाँ पे आपको जिसमें ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, रेड लाइन क्या है हमारी जो ऐसे कर्व शेप में है, कॉनकेव शेप में है, वो क्या है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और क्या है, कनकेव है, क्या है, कनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और जो उसके इसके अंदर के वो हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारे पास, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर नॉट फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो बाहर पे आ जाएंगे वो क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और जो इस पूरी लाइन पे जो ब्लू डॉट्स है वो क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर कंसेप्ट ऑफ एन इनविजिबल हैंड। अब जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर जिन्हें कहा जाता है एडम स्मिथ, उन्होंने बोला था कि एक इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट फॉलो करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इनविजिबल हैंड का मतलब कि सेल्फ रेगुलेटिंग होती है हमारी इकोनॉमी। क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग होती है हमारी इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे ना गुड्स, किस चीज के लिए करते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस, ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, रेवेन्यू ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा हो, ये सब के लिए, करेक्ट। और किस में करेंगे, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए जो वो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। ठीक है, अगर उस टाइम हमारे पास क्या होता है, जब भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो भी फॉर्म्स होती है, गुड्स क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, पर जो भी फॉर्म्स होती हैं वो कंपटीशन फेस करती हैं, एक्सेप्ट मोनोपोली। कंपटीशन फेस करती हैं सारी फॉर्म्स। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक फॉर्म ऐसे बोल रही है हमको कोई कंपटीशन नहीं है, हम तो हम एक तुसी उसका प्रोडक्ट का प्राइस हम करोड़ों में रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता।
सब फर्म क्या करती हैं, प्राइस करती हैं कंपटीशन। अगर वो क्या बोलते हैं, प्राइस इंक्रीज कर देंगे बहुत ज्यादा तो कोई नहीं खरीदेगा ना। अच्छा, तो वैसे ही हम क्या, इसमें क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर्स को क्या हो जाता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट क्या रखने पड़ते हैं, लो रखने पड़ते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स होती है वो कौन करता है, इंडिविजुअल करता है। और प्रोड्यूसर क्या लेता है, वहां से लोन लेता है। और फिर वापस से जो लोन लेता है उसको, जो भी उसको प्रॉफिट्स होते हैं अपनी प्रोडक्शन में, वो क्या करता है, उसको वापस से लोन या फिर तो लोन के उसमें चुका देता है, या फिर उसको री इन्वेस्ट कर देता है अपने ही बिजनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इसकी। सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी में कभी भी शॉर्टेज ऑफ गुड्स नहीं होती है। और ऐसे ही हमारे पास सेल्फ इंडिविजुअल हैंड का कंसेप्ट फॉलो होता है। बेसिकली हमारे पास इनविजिबल हैंड का मतलब है कि कोई भी पुश नहीं कर रहा है कहीं से भी, कोई भी चीज, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि सेल्फ रेगुलेट होने के लिए। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी वो खुद ब खुद रेगुलेट हो जाती है, वो खुद ब खुद सेल्फ रेगुलेट हो जाती है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है रेगुलेट होने के लिए, वो खुद सेल्फ रेगुलेट हो जाती है। ठीक है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो। लेकिन कंपटीशन बहुत होता है जिसकी वजह से उनको अपने प्राइसेस कम रखने पड़ते हैं। ठीक है। और कभी भी हमारे पास उस ऐसे बोलता है इसमें एडम स्मिथ, कभी भी हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्म जब भी हमारे पास मार्केट होती है वहां पे कभी भी ऐसी वो हमारे पास कंडीशन नहीं आती जहाँ हमारे पास सप्लाई ना हो, या ना हो प्रोडक्ट ना हो, जिस चीज की जरूरत हो ही जाती है कि बहुत मुश्किल से ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ शॉर्टेज ऑफ गुड्स होती है। ये कहता है। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं हमको कि जो भी हमारे पास हाउस होल्ड है ना, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना बैंक में। फिर और जो हमारे पास ये जो फर्म्स होती है वो बैंक से लोन लेती है। ठीक है। और जो भी फर्म्स को प्रॉफिट हो रहा है उसको या तो री इन्वेस्ट कर देती है या लोन चुकाने में लगा देती है। और इस तरह से हमारा क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग का कंसेप्ट, इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है हमारे पास, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। और ऐसे सेल्फ रेगुलेटिंग का कंसेप्ट होता है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने देखा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर एंड हमारे पास फर्म्स का। फिर हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे फर्म के। फिर हमने देखा था प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होता है, जिसमें इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट था। फिर हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखी थी क्या होती है। फिर हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि क्या था, प्रॉफिट जब समेशन ऑफ सी एन अपॉन 1 + r n, जिसमें सी एन क्या है, प्रॉफिट है, एन इज द टाइम पीरियड एंड आर इज द डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है। फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे और ज्यादा भी। देन हमारे पास है रियल वर्ल्ड के गोल्स क्या है। फिर फर्म की कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो हमारे पास 4 कॉन्स्ट्रेंट्स थे। एक लीगल था, एक मॉरल था, है ना, एक हमारे पास था रिसोर्स का था, रिसोर्स का। ठीक है। और एक और क्या था हमारे पास इसमें, एक लीगल, मॉरल, रिसोर्स का था। और हमारे पास था एक कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है। फिर हमारे पास बेसिक फैक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं वो थे। उसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंसेप्ट था। फिर हमारे पास इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल आया, जिसमें हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट सबके क्या होता है, सेम होता है, ये बताया कंज्यूमर प्रोड्यूसर का, एम यू अपॉन एम सी इज इक्वल टू एम यू अपॉन एम सी अपॉन सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है। और फिर हमारे पास प्रोड्यूसर का था एम आर पी ऑफ 1 अपॉन एम सी ऑफ 1 इज इक्वल टू एम आर पी ऑफ 2 अपॉन एम आर पी ऑफ एम सी ऑफ 2। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जिसमें एनपीवी के बारे में था, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, कि अभी की वैल्यू जो हमारे पैसे की है वो आगे जाके नहीं, वो होगी, कम हो जाएगी। फिर हमने उसमें वही सेम फॉर्मूला पढ़ा था जो हमने वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में पढ़ा था। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल था, जिसमें हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, सेक्रीफाइस और गेन देखा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन देखा, जहाँ फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है वो देखा, और जहाँ ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो फुल यूटिलाइजेशन दे रहे हैं वो देखे। ठीक है। फिर हमारे पास इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट था, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम, एडम स्मिथ जो बोलते हैं, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। सबसे पहले आपने बताना है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ। फिर आपने बताना है हाउ कंज्यूमर एंड फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। फिर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फॉर्मूला के साथ। फिर आपने डिफरेंस बताना है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल प्रॉफिट के बीच में, जो आपको इसमें मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था, सेल्स माइनस ऐसे करके, वो दिखाना है। और इसके साथ साथ आपको एक एग्जांपल दे दो, खुद से
आप बिल्ड कर सकते हो एग्जाम्पल, वो बिल्ड करके दिखा दो कि सेल्स 1 लाख की है, उसके बाद एक्सप्लिसिट 50,000 माइनस हो गया, इम्प्लिसिट 30, कितना बचा, ऐसे करके दिखा दो। ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपको डिस्काउंटिंग एंड इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल के बारे में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए इसीलिए है ताकि आपको ये क्वेश्चन जब आप करो तो आपको पता लगे कि आपको समझ आया, कितना समझ आया है पूरे लेक्चर में। ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सुना है। ठीक है। और नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।